गुड मॉर्निंग। हमने जो प्रीवियस लेक्चर का जो है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडिविजुअल मॉनिटरिंग जो था उसको डिस्कस किया था, और इंडिविजुअल मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन डोज विच इज रिसीव्ड बाय द रेडिएशन वर्कर। सो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपको अल्टीमेटली असेस करना है क्या कि रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय द रेडिएशन वर्कर। तो सबसे पहला पॉइंट, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? आइडेंटिफाई करना कि रेडिएशन सोर्सेज कौन कौन से यूज हो रहे हैं, करेक्ट। और जहां एक फैसिलिटी होगी बेसिकली, तो रेडिएशन सोर्सेज जो है वो एक जगह पे तो यूज होगा नहीं, और हर रेडिएशन सोर्स का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मान लो कि आयोडीन 131 है, तो उसका हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा है, तो फोटोन फ्लक्स जो है, तो उससे नंबर ऑफ फोटोन्स जो इमिट होते हैं पर सेकेंड वो कम होगी, मतलब उतना फोटोन फ्लक्स नहीं मिलेगा पर यूनिट एरिया। यदि आप देखोगे तो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा कंपेयर टू आयोडीन 130, अब सॉरी कंपेयर टू F18। F18 में फोटोन फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है बिकॉज उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, राइट। एनर्जी जो है उसकी भी जो है वो 511 kg है, जो फोटोन्स जो इमिट हो रहे हैं बेसिकली उससे फाइनली इनहेलेशन के बाद। और आयोडीन 131 के 360 के आसपास का है फोटोन, गामा फोटोन, जो पोटेंशियल एक्सपोजर जो स्टाफ को लगता है, राइट। तो एक तो रेडिएशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो रेडिएशन सोर्सेज जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं फैसिलिटी में, क्योंकि एरिया भी उसका डिजिग्नेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर डिपार्टमेंट हम लोग रेडियो फार्मेसी में मैक्सिमम हैंडलिंग हम मोलीटेक की करते हैं। मोलिबिडिनम टेक्नीशियम जनरेटर यूज होता है और उससे रिलेटेड चीजें करते हैं। हमारे पास एक अलग प्लेसेस है जहाँ पे आयोडीन की हैंडलिंग होती है, एक अलग प्लेसेस है जहाँ पे ल्यूटिशियम का प्रिपरेशन होता है, एक वी हैव गॉट अनदर प्लेसेस वेयर F18 is produced and being synthesized in the form of F18FPG. So everywhere, if you move around the facility from one place to another place, you will have different level of exposures which will be received by the radiation worker. Correct? So दो चीजों का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, रेडिएशन सोर्स और कौन कौन सा जगह है कि जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे एक्सपोजर कितना है, और यदि उधर की तरफ कोई भी आदमी इंटर कर रहा है, राइट, कोई भी रेडिएशन वर्कर जो इंटर कर रहा है उसको कितना रेडिएशन डोज लगने की संभावना है इफ ही इज गोइंग टू वर्क फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इन चीजों का असेसमेंट और इन चीजों का इंफॉर्मेशन जरूरी है टू फाइंड इट आउट द इंडिविजुअल डोज रिसीव्ड बाय ए पर्टिकुलर रेडिएशन वर्कर। सो फॉर दैट हाउ वी कैन डू इट आउट, उसके लिए वर्क प्लेस मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वर्क प्लेस जो है एरिया को मॉनिटर किया जाए कि वहां पे कितना लेवल का एक्सपोजर है। मीन्स एक्सपोजर लेवल जो है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, राइट, कैसे वैरी करता है। Like for example, if you go into the radiopharmacy lab and start measuring the radiation exposure inside the radiopharmacy room, in the morning when the preparation, elution is going on, exposure level could be quite high. But in the evening when there is no preparation is done, exposure level will go down. Similarly, if you go to the general working area, when the patient scanning is going on, injection is being performed, at that time you will have the amount of exposure will be more, and rest of the times it will have less. So we should have the awareness of radiation exposure around the facility, right? What is the level of radiation exposure, so that we can control or prevent, right? क्या जो रेडिएशन डोजेस रिसीव्ड बाय ए पर्टिकुलर रेडिएशन वर्कर।
तो वर्क प्लेस मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट वुड हैव बीन मच बेटर कि यदि हम एरिया को डेजिग्नेट कर देते, कोई नाम दे देते, लाइक कंट्रोल्ड एरिया, कि यहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर काफी ज्यादा है, जहां पे हमें रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स की जरूरत है, सेफ्टी प्रिकॉशंस की जरूरत है, राइट, और वो एरिया को हमने डिजिग्नेट किया कंट्रोल्ड एरिया, राइट। और अदर एरिया जो है अराउंड द फैसिलिटी विच हैज नॉट बीन designated as a controlled area that can be designated as a supervised area. उस केस में नॉर्मली हम कोई वहां पे सेफ्टी मेजर या प्रोटेक्टिव मेजर प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विजिलेंट रखना, रिव्यू में, अंडर रिव्यू हो सकता है, हमें डाउट है कि एक्टिविटी लेवल जो है या रेडिएशन एक्सपोजर लेवल कैन गो अप और डाउन, राइट। हमने उसके क्लासिफिकेशन में ये भी देखा कि अब 6 मिलीसीवर्ट से ज्यादा यदि रेडिएशन डोज आने की संभावना है, कुछ लोग मतलब बेसिकली दैट आने की संभावना है यदि 6 मिलीसीवर्ट से ज्यादा, तो उसको हमने बोला था कंट्रोल्ड एरिया बोलेंगे। दिस डिजिग्नेशन इज बेस्ड ऑन द एनुअल इफेक्टिव डोज रिसीव्ड बाय द रेडिएशन वर्कर। एंड सेकेंड सुपरवाइज्ड एरिया को हमने बोला था कि 1 से लेकर के 6 मिलीसीवर्ट तक यदि डोज का रेंज आ रहा है, starting from 1 millisievert above, less than 6 millisievert, we can designate those area as a supervised area, right? And हमने बोला कि less than यदि 1 millisievert dose आ रहा है, तो that area will be called a unclassified area. वहाँ पे क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। हमने ये भी बोला था कि कंट्रोल्ड एरिया में हमें क्या चाहिए, रेडिएशन सिंबल्स लगाने पड़ेंगे, जहाँ पे हाई रेडिएशन डोज है वहाँ पे हाई रेडिएशन डोज का सिंबल भी होना चाहिए। सुपरवाइज्ड एरिया शुड बी मेंशन, एक्सपोजर लेवल लगभग यदि लिखा हुआ हो तो इट विल बी इजी फॉर द पर्सन, राइट, कि हमको इंटर करना है या नहीं करना है। हमने एक और बोला था कि देखो न्यूक्लियर मेडिसिन में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कंटामिनेशंस को, कंटामिनेशंस को क्या करना है आपको कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करना है, पहली चीज कि होए ही नहीं। और यदि इफ द कंटामिनेशन occurs, it has to be decontaminated as soon as possible, right? स्प्रेड ऑफ डिकंटामिनेशंस को प्रिवेंट करना मस्ट है, क्योंकि उसी से रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो कंट्रोल होगा। तो कुछ कंट्रोल्ड एरिया ऐसे भी डिजिग्नेटेड होते हैं जहाँ पे कंटामिनेशन कंट्रोल्ड एरिया बोलते हैं, उसमें एंट्री पॉइंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और एग्जिट को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वी हैव टू मॉनिटर एंट्री पॉइंट ऑल्सो। इफ समबडी इज एंटरिंग टू दैट एरिया, दे शुड नॉट कैरी आउट द कंटामिनेशन फ्रॉम द आउटसाइड एंड गो इनसाइड द लैब। इवन if they are coming out of the lab, they should be monitored, or they must ensure that I am not contaminated, so that they should not spread the contamination outside to the outside area. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। तो हमने उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस की जरूरत पड़ती है कि उस पर्सन को, रेडिएशन वर्कर को कितना रेडिएशन डोज मिला हुआ है, राइट। इसलिए रेडिएशन लेवल की मॉनिटरिंग जो है, एक रेडिएशन वर्कर में कितना रेडिएशन डोज रिसीव किया है, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो क्वार्टरली लेवल पे की जाती है। मतलब एक क्वार्टर, ईयर के एक क्वार्टर में उसको कितना रेडिएशन डोज मिला है उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है। एंड इसलिए और क्यूमुलेटिव करा जाता है। क्यूमुलेटिव मतलब इस मान लो कि एक महीने में 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर में जो उसको डोज लगा है, राइट, उसके बाद आपका टीएलडी चेंज होता है, सेकेंड क्वार्टर में जाते हो, फिर थर्ड क्वार्टर जाते हो, फिर फोर्थ क्वार्टर जाते हो, एंड सारे जोड़ दो तो ईयर का एक डोज आपको मिल जाता है, क्यूमुलेटिव डोज मिल जाता है, करेक्ट। क्यूमुलेटिव ओवर क्वार्टर्स से आकर के आपका ईयर का बन जाता है। और ईयर वाइज यदि आपके पास रिकॉर्ड है तो फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर जोड़ दोगे तो सेकेंड ईयर तक क्यूमुलेटिव कितना मिल गया वो पता चल जाता है। ये मॉनिटरिंग, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर रेगुलेटरी अथॉरिटी में
ये डिसाइड किया है और इन्फोर्समेंट लॉ है एक्चुअली बेसिकली कि इंडिविजुअल वर्कर्स का रेडिएशन डोज जो है एनुअल इफेक्टिव डोज जो है 20 मिली एज पर AERP स्पेशली इन इंडिया द डोज शुड नॉट एक्सीड एनुअल होल बॉडी इफेक्टिव डोज greater than 20 millisieverts averaged over 5 years. Averaged over 5 years. करेक्ट? तो इसके लिए आपको पहली चीज तो ये एश्योर करना है आपको कि भाई ये नहीं एक्सीड हो। तो आपको बीच बीच में चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लो कि किसी क्वार्टर में किसी को ज्यादा लग गया तो दूसरे क्वार्टर में ही आप एडजस्ट कर सकते हो कि उसको काम से इधर की तरफ मूव करना है सो दैट हिज रेडिएशन डोज विल कम टू द विद इन द परमिशिबल लेवल। दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के लिए कोई भी यदि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है एंड वी वांट टू इन्वेस्टिगेट राइट कि व्हाट कुड बी हैव बीन द रीजन, कैसे उसका वर्किंग पैटर्न था, उसको डोज कैसे वो रिसीव किया था, ये सारी चीजें जाननी है तो हम रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करने के लिए भी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है और डोज रिकॉर्ड जो भी होता है वो हमें मदद करता है। करेक्ट राइट। लास्टली हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। करेक्ट। उस बेनिफिट्स में हमने देखा कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग से वर्क प्रैक्टिस कैसी है वो भी चीजें पता चल जाती हैं। कोई चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, फैसिलिटी में कोई चीज चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज डिटेक्शन के लिए यूज हो जाता है। वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह रहता है। आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो तो देख करके रिकॉर्ड को एक एक्शन ले सकते हो कि कैसे मुझे प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। जो रेडिएशन डोज जब भी आपको हम क्या करते हैं, जो भी क्वार्टर का जो रेडिएशन डोज जो वर्कर रिसीव करता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपने इस क्वार्टर में ये पर्टिकुलर रेडिएशन डोज रिसीव किया है, सो दैट ही शुड नो कि विद इन दिस 3 months और 1 क्वार्टर में उसने क्या क्या काम किया था और ये डोज जो भी आ रहा है चाहे ज्यादा है या कम है वो अपने वर्क प्रैक्टिस से रिलेट कर सकता है एंड देन ही कैन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन इन द नेक्स्ट क्वार्टर टू इम्प्रूव हिज वर्क प्रैक्टिस। सो रेडिएशन वर्क प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव करने में भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है वो मदद करते हैं। करेक्ट फाइन। सो दैट वाज द ब्रीफ अबाउट द स्टडी क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू see that how we do the dosimetry for external and internal exposure। अभी क्या है, जो हमने बोला कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय द रेडिएशन वर्कर वो मुझे क्वांटिफाई करना, उसको मेजर करना। तो रेडिएशन डोज कहाँ कहाँ से उसको रिसीव हो सकता है। एक तो सोर्स बॉडी के बाहर हो तो भी उसको रेडिएशन डोज मिलेगा और यदि सोर्स बॉडी के अंदर चला जाए तब भी उसको रेडिएशन डोज मिलेगा। यदि सोर्स बाहर है तो एक्सटर्नल सोर्स बन गया, बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल सोर्स, और उसको क्वांटिफाई करना, उस डोज को क्वांटिफाई करना एक्सटर्नल डोसिमेट्री में आएगा। यदि इंटरनल इंटेक हो जा रहा है, इंटरनल इंटेक बाई इंजेक्शन हो जाए, इनहेलेशन हो जाए, वुंड और कट के थ्रू आ जाए बॉडी के अंदर, तो वो इंटरनल डिपोजिट हो गया और उसके चलते जो उसको रेडिएशन लगेगा उसका मेजरमेंट इट विल कम अंडर द इंटरनल डोसिमेट्री। ओके राइट। सो एक्सटर्नल हमको डोसिमेट्री किसकी करनी है? डोसिमेट्री फॉर एक्सटर्नल एंड डोसिमेट्री फॉर इंटरनल एक्सपोजर की है। राइट। सो 2-4 लाइन ऐसे करके लिखे हुए, वी विल जस्ट गो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड much better, right? So external dosimetry क्या है? Is the measurement of dosage, measurement of doses due to radiation sources that are outside the exposed worker's body। जितने सोर्स से वो एक्सपोज होगा, क्या लिखा है देखो, रेडिएशन सोर्सेज, मेजरमेंट ऑफ डोज ड्यू टू रेडिएशन सोर्सेज। एक सोर्स की बात नहीं कर रहा, wherever he will work। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जनरल में जिसकी पोस्टिंग होगी, राइट, उसको टेक्नीशियन से मिलेगा, राइट। जो पेट में होगा उसको एफएटी, कहीं पे आयोडीन, कोई ल्यूटिशियम, कोई अल्फा थेरेपी, करेक्ट।
कोई थाइलियम यूज कर रहा है, तो एक वर्कर को हर जगह यदि मूव करना है, राइट, तो वो सारे रेडिएशन सोर्सेज से जो भी उसको डोज लगेगा उसका मेजरमेंट एक्सटर्नल डोसीमीटर करेगा। दिस इज क्लियर, राइट। सो दैट आर आउटसाइड द एक्सपोज्ड वर्कर्स बॉडी, और उसके बॉडी के जो भी बाहर रेडिएशन सोर्स है सबसे जो भी रेडिएशन डोज मिल रहा है उसका मेजरमेंट करें। नाउ सच डोजेस, ये डोज जो है आर यूजुअली मेजर्ड बाय ए सुटेबल डोसीमीटर। वो डोज कैसे मेजर होता है और किस चीज से मेजर होता है? इट इज यूजिंग ए सुटेबल डोसीमीटर, वी ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन बैचेस, जो आप टीएलडी यूज करते हो, एंड दैट इज ओन्ड बाय द वर्कर। वो वर्कर अपने साथ पहन के रखता है। वो डोसीमीटर ही एक्सटर्नल एक्सपोजर को क्वांटिफाई करता है या मेजर करता है, करेक्ट। सो रेडिएशन बैच इज इंपॉर्टेंट टू मेजर व्हाट एक्सटर्नल रेडिएशन डोज, राइट, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द एजम्पशन? एजम्पशन क्या है? जो रेडिएशन बैच जिसको हम डोसीमीटर बोल रहे हैं, वो हमारा एजम्पशन ये है कि डोसीमीटर विल प्रोवाइड a representative measurement of radiation dose by the worker's body. एक वर्ड क्या लिखा, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज इट? रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज वेरी गुड। What does it mean by? It says dosimeter, हम क्या assume कर रहे हैं कि dosimeter will provide representative measurement of radiation absorbed by the worker's body. Representative measurement word क्यों यूज कर रहे हैं? It is exactly वो मेजर नहीं करता, वो एक आइडिया देता। जैसे कल कोई पूछ रहा था कि हम यहाँ पहन लेंगे पैर, तो पैर का रेडिएशन डोज जो कैसे मेजर करेगा? वो तो यहाँ से दूर हो जा रहा है, इस प्लेस से दूर हो जा रहा है, करेक्ट, समझिए। तो अब जो भी रेडिएशन सोर्स होगा, सपोज करो कि कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीएलडी जो है हमने चेस्ट में डाला हुआ है, करेक्ट, चेस्ट पे रखा हुआ है, तो रेडिएशन सोर्स तो नीचे था, सामने था, ऊपर था, तो हर जगह से रेडिएशन लेवल जो होगा, जो उसका जो वैल्यू जो यहाँ पे फॉल होगा एक्सपोजर, वो तो डिफरेंट होगा। तो सही क्या है? क्वेश्चन इसीलिए उठता है जब ये चीज, इसलिए यहाँ पे ये क्लियरिटी डेवलप होनी चाहिए कि वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, वो क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव मेजरमेंट बता रहा है, एक आइडिया बता रहा है, एक इंडिकेटर बता रहा है कि आपको इतना डोज मिला, और उसी इंडिकेटर पे हम सारे रूल बनाए हैं, और उसी इंडिकेटर पे एक्शन भी होता है, उसी इंडिकेटर पे फैसिलिटी भी डिजाइन हो रही है। तो यदि इस टाइप का इश्यूज है कि हमें इसके ऊपर कोई डिसीजंस लेना है, राइट, तो टीएलडी का कहां पे पहनना है वो भी फिक्स होना चाहिए। तो चेस्ट वाली टीएलडी चेस्ट के ही आसपास में होनी चाहिए, करेक्ट, इसी लेवल पे होना चाहिए, और सबको इसी लेवल पे पहनना है। और दूसरा क्या, वो टीएलडी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन इंडिविजुअल वर्कर लिथियम फ्लोराइड वाला पहने एक ही फैसिलिटी में, और दूसरा जो हो वो कैल्शियम सल्फेट डेस्प्रोशियम डोप्ड टीएलडी पहने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म। सो ऑल ओवर इंडिया हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशियम, समझ लो। तो वो भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ मतलब वो यूनिफॉर्म है, डिसीजन भी यूनिफॉर्म है कि वो यहाँ पे सब लोग इतना ही पहन रहे हैं, करेक्ट। सो जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा और जो भी डोज आएगा, वो एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे कंपैरिजन यदि वो एक्सीड करता है तो क्या एक्शन लेना है, और नीचे है तो क्या करना है, वो डिसीजन जो होगा उसी चीज पे बेस्ड होगा, करेक्ट, क्लियर।
सो ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ डोसिमीटर जो होना चाहिए शुड बी worn, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी worn थ्रू आउट पीरियड्स ऑफ पॉसिबल एक्सपोजर. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इस एजम्पशंस पे बेस्ट हमारा जो है एक्सटर्नल रेडिएशन डोज जो है वो हम उसको मेजर कर रहे हैं. समझ लें, यदि ये एजम्पशन इनवैलिड हो जाए तो मेरा डोज मेजरमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा. करेक्ट. यहां पे हमने क्या देखा कि रिप्रेजेंटेटिव मेजरमेंट दे रहा है और हमने ये भी फिक्स किया कि रेडिएशन बैचेज जो हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही सबको वियर करना चाहिए. जैसे चेस्ट का है, चेस्ट पे ही सबको रखना है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम इंडिविजुअल मॉनिटरिंग में क्या बोल रहे हैं कि डोज रिसीव्ड बाय ए पर्सन, और उसका लीगल इम्प्लीकेशन, लीगल मतलब ऐसे समझ लो कि जो एनुअल इफेक्टिव डोज जो बनाया गया है और सारे एक्शन प्लान जो हैं उसी के ऊपर बेस्ड हैं. करेक्ट. तो एक्चुअल डोज मेजरमेंट जितना वो रिसीव कर रहा है पर्सन वो तो पता होना चाहिए ना. करेक्ट. और वो पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही शुड वियर द डोसिमीटर राइट थ्रू आउट पीरियड्स ऑफ पॉसिबल एक्सपोजर्स. मतलब उसको जहां जहां पर भी लग रहा है, जितना देर तक लग रहा है कि यहां इतना देर तक मुझे एक्सपोजर लग सकता है, उतने देर तक ये टीएलडी आपको पहनना है. इट शुड बी वोन. It should be worn throughout periods of possible exposure to monitor individuals cumulative dose. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो टीएलडी मेजर करता है वो क्या मेजर करता है? क्यूमुलेटिव डोज मेजर करता है. योर टीएलडी मेजर्स क्यूमुलेटिव डोज. अभी जो एक्सपोजर लगा, थोड़ी देर के बाद जो लगेगा उसमें ऐड ऑन होता जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद चलोगे फिर वो ऐड ऑन होते जाएगा. 3 महीने का पूरा ऐड ऑन होते जाता है. कई बार एग्जाम में ये सब भी पूछ सकते हैं कि ये 3 क्वार्टर ही क्यों बना लिए, 4 क्वार्टर बनाए, 4 क्वार्टर क्यों बनाए, ये क्वार्टर क्यों बनाया? तो इसीलिए बनाया क्वार्टर कि किसी भी में भी यदि एक लेवल 10 मिलीसीवर्ट से एबव जा रहा है तो आप इमीडिएट उसी समय एक्शंस ले सकते हो. इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीएलडी टाइम पे रिटर्न करना ताकि आपके डोज मेजर्ड हो. राइट. यदि वो आप टीएलडी टाइम पे नहीं रिटर्न करते हैं तो आपका डोज मेजर होकर के नहीं आएगा. सो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या डोज लगा है, एंड यू विल मिस द चांस ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर वर्क प्रैक्टिसेस. राइट. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? पहला कि इट शुड बी वर्न थ्रू आउट पीरियड्स ऑफ पॉसिबल एक्सपोजर. यदि ये भी मिस कर गए तभी भी आपका एग्जैक्ट डोज जो है वो नहीं आएगा. आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मैं ठीक से काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं. ओके. एंड यू विल अगेन मिस द चांस ऑफ इम्प्रूविंग योर वर्क प्रैक्टिसेस. नाउ इसके बाद जो भी डोसिमीटर आएगा उसके लिए क्या बोले? एप्रोप्रिएट एक्शन मे देन बी टेकन एज नेसेसरी, यदि जरूरत है, एज नेसेसरी. इसलिए टू इंश्योर रेफरेंस लेवल्स एंड लिमिट्स आर नॉट एक्सीडेड. यहाँ पे 2 टर्म आ गया है. एक आया क्या आपके लिए? आया रेफरेंस लेवल की बात आई. राइट. रेफरेंस लेवल आया और दूसरा जो है लिमिट. लिमिट तो आपको पता है, जो डोज लिमिट जो बना हुआ है. करेक्ट. जो एआरबी ने प्रेस्क्राइब किया यहां पे इंडिया के लिए. दूसरा एक रेफरेंस लेवल का कॉन्सेप्ट आता है. रेफरेंस लेवल क्या होता है कि दिस इज अनदर वे टू इम्प्रूव वर्क प्रैक्टिसेस, और सो दैट कि आपका रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो काफी मिनिमाइज हो सके. या आप ऐसे बोलोगे to ensure that you are following the principle of ELADA, as low as reasonably achievable. तो आप क्या करते हैं? हर चीजों के लिए एक रेफरेंस लेवल बनाते हैं. रेफरेंस लेवल मतलब जैसे मान लो कि हमें पता है कि 20 मिली क्यूरी जो है आप एक डोज जो है
एमडीपी बोन स्किन के लिए आप इंजेक्ट करते हो, राइट। रेफरेंस लेवल में क्या होगा कि 20 मिलीक्यूरी से जो इमेज बन के आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है मुझे, क्या मैं 20 के बजाय 18 मिलीक्यूरी कर दूंगा, समझिए, और सेम कोई और चीज ऐसा बनाऊं, अपना प्रोटोकॉल एडजस्ट करूं कि इमेज क्वालिटी मेरी सेम आ जाए, समझ गए। जैसे हम लोग इमेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं, हम बोलते हैं ना कि यदि हमारे पास ऐसी भी कम क्वालिटी हो तभी भी हम इमेज को प्रोसेस करके बेहतर बना सकते हैं। सो वी कैन जस्ट रिड्यूस द डोज लिटिल बिट। सो 18 मिलीक्यूरी से 20 मिलीक्यूरी से 2 मिलीक्यूरी कम कर देना, में भी 2 मिलीक्यूरी का एक्सपोजर जो है आपका पेशेंट का भी कम कर रहे हो और आप स्टाफ का भी कम कर रहे हो। उस 2 मिलीक्यूरी जोड़ते जोड़ते 10 में एक और पेशेंट भी हो जाएगा, ये कह दो पेशेंट भी हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली रेफरेंस लेवल का आइडिया ये है कि टू पुट एलआरआई इनटू द प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं उसमें ना, जो भी एक फिक्स डोज का कॉन्सेप्ट जो है कि भाई ये मैक्सिमम डोज है, इस पे अच्छा मिल रहा है, तो हम फैसिलिटी में क्या करते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं कितना नीचे जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं, तो एक रेफरेंस बना देते हैं कि इससे नीचे, पर इसके नीचे ही रहो, इसके नीचे ही रहो। तो कभी भी आप सपोज करो कि 20 मिलीक्यूरी पे सब गाइडलाइन बना हुआ है, और रेफरेंस यदि आप आप रेफरेंस जो बना लिया 15 मिलीक्यूरी का या 18 मिलीक्यूरी का यदि आपने बनाया है, राइट, तो वैसे भी आप जो फाइनल जो डोज का लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करोगे यदि इसके नीचे रह रहे हो। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस लेवल। ऐसे करके आप देखोगे, नेट पे सर्च मारोगे तो आपको डायग्नोस्टिक रेफरेंस लेवल मिलेगा, वो कीवर्ड डालोगे तो हर इमेजिंग प्रोसीजर्स के लिए आपको कुछ न कुछ गाइडलाइन मिलेगा, करेक्ट। आईएईए के भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे इसको डायग्नोस्टिक रेफरेंस लेवल पे। तो ये क्या बोल रहे हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन मे देन बी टेकन। जब डोसीमीटर का रिजल्ट आ जाएगा, कुमुलेटिव डोज आपके पास आ जाएगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो इफ इट इज नेसेसरी यू शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन सो दैट योर टू इंश्योर दैट रेफरेंस लेवल जो भी एंड लिमिट्स आर नॉट एक्सीडेड। क्या करा जाए उसके लिए ताकि रेफरेंस लेवल न क्रॉस करे, या जो लिमिट जो है, जैसे मान लो कि एक क्वार्टर में 10 मिलीसीवर्ट है जहां पे एक्सपोजर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जा रहा है, राइट, तो उससे मच बिलो कैसे रहे, व्हाट शुड वी डू।